we will start a new topic, that is rotational motion. Now we had gone through, देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा, और सर्कुलर मोशन का डायरेक्ट लिंक है रोटेशनल मोशन के साथ. थोड़ा सा ही फर्क है रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में. रोटेशनल मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, जबकि सर्कुलर मोशन में बॉडी जो है वो एक फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग चलती है. लेकिन रोटेटिंग बॉडीज का एक फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, जिसके अलोंग बॉडीज जो हैं वो क्या करती हैं, दे रोटेट. सो अब देखिए रोटेटिंग बॉडीज हमने बहुत सारी देखी हैं. अगर हमारी साइकिल का पहिया है वो चल रहा है तो दैट इज ए रोटेटिंग बॉडी, इट इज हैविंग ए फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन. और बेटे अगर आपने कभी एक सिलेंडर रोल होता हुआ देखा है अबाउट इट्स एक्सिस, यू हैव सीन ए स्फीयर रोलिंग अबाउट इट्स एक्सिस, तो क्या है उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है. पंखा भी एक फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग गोल घूम रहा है. बट ए एथलीट रनिंग ऑन द फील्ड, सर्कुलर फील्ड पे यदि एथलीट रन कर रहा है या एक कार सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है, देन क्या है कि वो कार खुद ही फिजिकली मूव कर रही है. द कार इज नॉट रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, इट इज मूविंग इटसेल्फ. सो दैट इज टर्म्ड एज सर्कुलर मोशन, एंड द रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज टर्म्ड एज रोटेशनल मोशन. अब बेटे रोटेशनल मोशन पढ़ते वक्त वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वी विल बी डिस्कसिंग इज सेंटर ऑफ मास. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग सेंटर ऑफ मास. व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास क्या है? देखिए जब हम बात करते हैं बेटे सेंटर ऑफ मास की, तो कई सारी बॉडीज हम देखते हैं उनमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. एक रॉड ले लूं, उसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है बेटे. और बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं जहां की मास का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होता है. सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे कि हम एक इमेजिनरी पॉइंट है जहां पे कि हम टोटल सेंटर ऑफ, जहां पे कि हम सारी बॉडी का मास सपोज करते हैं कि इट इज कॉन्सेंट्रेटेड. अब जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं बेटे मैं, आप एक रॉड ले लो, यू टेक ए रॉड लाइक दिस. इस रॉड को अपनी उंगली पे बैलेंस करने की कोशिश करो. आप अपनी उंगली पे बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो आप देखेंगे ये यहां पे भी बैलेंस नहीं होगी, ये यहां पे भी बैलेंस नहीं होगी, ये कहीं बीच में हमारी उंगली पे बैलेंस हो जाती है. जहां पे ये रॉड हमारी हाथ में बैलेंस हो जाती है, गिरती नहीं, वो इसका मतलब क्या है कि हमने सारे मास को वहां पे सपोर्ट दे दी है. तो सारे का सारा मास सपोर्ट मिल गई, तो इसका मतलब है अनजाने में हमने उसके सेंटर ऑफ मास को सपोर्ट दे दी है. तो यानी कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट हुआ, एक अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमने एक पॉइंट मास ट्रीट करना हो, तो सेंटर ऑफ मास क्या हुआ, वो पॉइंट हुआ जहां पे कि हम उस पूरी बॉडी का मास सपोज कर सकते हैं कि यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है. इनडायरेक्टली कहूं तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमने किसी एक बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करना हो तो वी कैन लोकेट इट्स सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास ढूंढने के बाद वी कैन ट्रीट दैट ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. आपने एक बड़ी आम सी ऑब्जर्वेशन देखी होगी बेटे, सेंटर ऑफ मास जैसे अगर एक प्रोजेक्टाइल है, ये बड़ी आम सी ऑब्जर्वेशन है, मैंने आपको प्रोजेक्टाइल पढ़ाया है, तो प्रोजेक्टाइल में अगर एक पॉइंट मास को आप प्रोजेक्ट करते हैं तो वो बेटा इस तरह का पाथ लेता है, पैराबोलिक पाथ. अगर आप इस रॉड को भी फेंक दो, इस किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर दो, तो होगा क्या, ये रॉड का सेंटर ऑफ मास वैसे ही चलेगा जैसे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट चला. इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां पे है, ये पूरी रॉड अपने आप को अरेंज करेगी कैसे, अकॉर्डिंग टू इट्स सेंटर ऑफ मास. मतलब सेंटर ऑफ मास पैराबोलिकली चलेगा, लेकिन पूरी रॉड, हो सकता है यहां पे रॉड ऐसी हो सकता है यहां पे रॉड ऐसी होगी हो सकता है यहां पे रॉड ऐसी होगी हो सकता है यहां पे रॉड फिर ऐसे होगी फिर हो सकता है उसके बाद यहां पे रॉड ऐसे हो गई तो क्या है, सेंटर ऑफ मास विल फॉलो ए पैराबोलिक पाथ. तो यानी कि सेंटर ऑफ मास बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव करता है. अब बेटा देखो, नाउ सेंटर ऑफ मास कैन बी डिफाइंड फॉर masses having uniform distribution and center of mass
कैन बी डिफाइंड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स मतलब एक काफी सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट आपके पास फैले हुए हैं, उन सब का आपने यू वांट टू फाइंड देयर सेंटर ऑफ मास। नाउ वी विल कंसीडर, नाउ देयर इज सम कांसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? बेटा रिजिड बॉडी क्या होती है? देखिए रिजिड बॉडी वो बॉडी है जिसको कि ब्रेक करने पे यू कैन ब्रेक इट इनटू अ नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। रिजिड बॉडी वो है विच इज कंपोज्ड ऑफ वेरी मेनी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, कई सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो कंपोज्ड होती है। तो बेटा ऐसी ही एक रिजिड बॉडी में ले रहा हूं, आई एम सपोजिंग दिस इज द रिजिड बॉडी। अब इसके मासेस, इसमें पॉइंट मासेस हैं बहुत सारे, विच आर m1 m2 सो ऑन करते करते mn, दीज आर द पॉइंट मासेस। अब देखिए बेटा ये एक्सिस लगा दिए मैंने, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। नाउ सपोज आई एम नोइंग द पोजीशन वेक्टर ऑफ m1, m1 का पोजीशन वेक्टर मुझे पता है, दैट इज r1 वेक्टर। पॉइंट मास m2 का पोजीशन वेक्टर भी मुझे पता है, r2 वेक्टर। अगर m3 होता, m3 है, जैसे m3 है तो उसका पोजीशन वेक्टर r3, और ऐसे से करते करते mn का पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, rn वेक्टर। डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है बेटे। नाउ देखिए अब ये सारे पॉइंट मासेस हैं, जो सेंटर ऑफ मास होगा इसमें कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होगा, वो सेंटर ऑफ मास पे सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा। सारा मास मतलब लेट से बड़ा एम इज द टोटल मास। तो बड़ा एम सारा मास कहां कॉन्सेंट्रेटेड है? इट इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ मास। लेट अस से द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का, दैट इज RCM वेक्टर, that is equal to RCM vector. Now we want to find out this position vector RCM vector, ये हम निकालना चाहते हैं, RCM vector हम लोग निकालना चाहते हैं। उसके लिए बेटे हम एक छोटा सा प्रिंसिपल यूज करेंगे। वो प्रिंसिपल क्या है कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाते हैं तो सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स लगती है, दैट फोर्स इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑन द इंडिविजुअल पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। बेटे मैंने एक बड़े सारे किसी बॉडी पर फोर्स लगाई, वो जो फोर्स लगा रहा हूं मैं, वो फोर्स किसके बराबर होगी? सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द फोर्सेस ऑन द इंडिविजुअल पॉइंट मासेस। सो लेट अस से फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास इज F, दैट फोर्स इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस सो ऑन करते करते Fn वेक्टर, अगर n पॉइंट मासेस हैं। बेटा ये सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ दी वेक्टर सम ऑफ दी फोर्सेस ऑन इंडिविजुअल पॉइंट मासेस। यदि आप इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स F लगा रहे हो तो इन सब पे क्या लगेगी? कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे F1 F2, ठीक है, और इन सारों का वेक्टर सम किसके बराबर होगा? दी फोर्स ऑन दी सेंटर ऑफ मास, दी फोर्स ऑन दी सेंटर ऑफ मास। तो बेटा आप देखिए ये फोर्स सेंटर ऑफ मास पे कितनी होगी? दैट विल बी m इंटू डबल डिफरेंशियल ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। सो एक्सेलरेशन क्या होगी? d2RCM बाय dt स्क्वायर। क्यों? क्योंकि r सेंटर ऑफ मास विल कीप ऑन चेंजिंग। सो दिस विल बी इक्वल टू बेटा m1 इंटू d2R1 वेक्टर बाय dt स्क्वायर प्लस m2 इंटू d2R2 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर प्लस करते 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 बेटे सो ऑन mn इंटू d2RN वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर। नाउ देखिए बेटे ये पोजीशन, यहां से आप पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है उसके लिए हम एक अजम्पशन करेंगे। अब अजम्पशन क्या है कि सारे पॉइंट मासेस इक्वल हैं, यानी कि सब पॉइंट मासेस का मास कितना है? इक्वल है, एंड दैट इज इक्वल टू m। तो उस हिसाब से आप देखिए बेटे क्या हो जाएगा, ये मास कितना हो जाएगा? ये तो टोटल मास है, दैट विल बी m प्लस m n टाइम्स, वो कितना हो जाएगा? m इंटू n इंटू d2RCM वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू m
m into d2 by dt square of r1 vector plus r2 vector plus r3 vector plus so on rn vector। तो यहां से आप देखिए बेटा d2 rcm by dt स्क्वायर, अब क्या है कि इसके अंदर जो है rcm है और यहां पे ये है, तो इसका मतलब है आई कैन से दैट rcm वेक्टर इज इक्वल टू, इस n को कहां ले जाऊंगा बेटे, इसके अंदर, n इज ए कांस्टेंट, इट डज नॉट मैटर। तो r सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर प्लस r3 वेक्टर प्लस सो ऑन करते करते rn वेक्टर होल अपॉन क्या चीज, n। दिस इज इक्वल टू n। लेकिन अगर बेटे मासेस डिफरेंट होते, ये कब था, जब हमने अजम्पशन की कि मासेस कैसे हैं, पॉइंट मासेस सारे के सारे सेम हैं। अगर पॉइंट मासेस डिफरेंट हो जाते तो सेंटर ऑफ मास किस पोजीशन पे आता बेटे, तब क्या हो जाता, ये m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन अप टू mn हो जाता, और यहां पे क्या जाता, यहां पे आ जाता बेटे m1 r1 वेक्टर। इसको मैं लिख के बताता हूं आपको। ये तो अजम्पशन थी कि मासेस सेम थे। यदि मासेस सेम ना होते, डिफरेंट होते, लाइक दिस, लाइक वी वर डीलिंग विद द प्रॉब्लम, तो d2r center of mass vector over dt square would have been equal to d2 by dt square of m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus so on mn rn vector whole upon क्या चीज, m1 plus m2 so on up to mn, क्योंकि बड़ा m आना था। तो इसका मतलब RCM वेक्टर कितना आ जाता है बेटे, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस सो ऑन करते करते mn rn वेक्टर बटा क्या चीज, m1 प्लस m2 प्लस करते करते सो ऑन अप टू mn। नाउ ये हो जाता किसके, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन केस मासेस डिफरेंट होते। तो ये जनरल फॉर्मूला है और वो क्या है, स्पेशल रिजल्ट था जो हमने निकाला बेटे। तो अब देखिए ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमने कैसे निकाली, पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला सेंटर ऑफ मास का, कंसिडरिंग दैट हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई सिस्टम में। तो जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है सेंटर ऑफ मास पे, जो एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑन द इंडिविजुअल मासेस इन द रिजिड बॉडी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है बेटे। नाउ इस एक्सप्रेशन को यूज करके वी विल फाइंड कि अगर हमारे को कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेंटर ऑफ मास निकालना होता, कई सारे पॉइंट मासेस होते और उनका सेंटर ऑफ मास निकालना होता कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वो कैसे निकालते। देखिए बेटा, अब मान लीजिए यही सिचुएशन थी, गिवन सिचुएशन थी, यही गिवन सिचुएशन थी और इसके कोऑर्डिनेट होते x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट होते बेटे x2 y2, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाता m3 का हो जाता x3 y3, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाता xn yn, ये हो जाते सपोज। तो बेटा देखो ये x एक्सिस की डायरेक्शन कौन देगा, i कैप, y एक्सिस की डायरेक्शन कौन देगा, j कैप। x एक्सिस की डायरेक्शन कौन देता है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x इज i कैप, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y इज j कैप। तो अब देखिए आप ये निकाल चुके हो बेटे, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस सो ऑन mn rn वेक्टर होल ओवर क्या चीज, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन अप टू mn, सो ऑन अप टू mn। ठीक है बेटे, अब देखिए r1 वेक्टर कैन बी रिटन एज x1 i कैप प्लस y1 j कैप, r2 वेक्टर कैन बी रिटन एज x2 i कैप प्लस y2 j कैप। करते करते बेटे rn वेक्टर कैन बी रिटन एज xn i कैप प्लस बेटे yn j कैप। दिस इज व्हाट rn वेक्टर।
अब बेटे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मान लीजिए, सेंटर ऑफ मास आर सेंटर ऑफ मास वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स सेंटर ऑफ मास आई कैप प्लस वाई सेंटर ऑफ मास जे कैप, वेयर एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास क्या है, दे आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब बेटे देखो, यूजिंग दिस पर्टिकुलर रिलेशन वी कैन फाइंड आउट पोजीशन कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। वो कैसे करेंगे आप, इसके लिए देखिए बेटा, आर की जगह पे एक्स सेंटर ऑफ मास आई कैप प्लस वाई सेंटर ऑफ मास जे कैप विल बी इक्वल टू m1 इंटू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस बेटे m2 इंटू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस सो ऑन करते करते प्लस mn इंटू xn आई कैप प्लस yn जे कैप होल अपॉन क्या जी बेटे m1 प्लस m2 सो ऑन अप टू mn। अब आप देखिए बेटे, x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास, अब ये क्या कर सकते हो, i के कोफिशिएंट यहां इकट्ठे कर सकते हो राइट हैंड साइड में, और j के कोफिशिएंट भी इकट्ठे कर सकते हो, और यहाँ पे जो i का कोफिशिएंट है वो बराबर होना चाहिए यहाँ के i कैप के कोफिशिएंट के, और यहाँ पे जो j कैप का कोफिशिएंट है वो यहाँ के j कैप के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। तो आप देखिए बेटे, x सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस करते करते सो ऑन अप टू mn xn होल अपॉन क्या चीज बेटे m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन अप टू mn। दिस इज द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ x, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा बेटे, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस सो ऑन करते करते mn yn होल अपॉन m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन अप टू mn। सो ये क्या आ गई, दीज आर द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ x सेंटर ऑफ मास एंड y सेंटर ऑफ मास। अगर बॉडी स्पेस में होती तो उसका z कोऑर्डिनेट भी आ जाता। वो z कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता बेटे, सेंटर ऑफ मास का। ये भी हमने प्लेन में मानी थी बॉडी। अगर स्पेस में हो तो 3 कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट होगा सेंटर ऑफ मास भी, तो उस समय z कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा बेटे, m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस सो ऑन करते करते mn zn होल अपॉन क्या चीज m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन अप टू mn। तो ये क्या निकाले हमने बेटे, x y और z कोऑर्डिनेट। x और y कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेंगे यदि प्लेन में हो, 2 कोऑर्डिनेट ही एग्जिस्ट करते हैं प्लेन में। तो सेंटर ऑफ मास हमने निकाला पॉइंट मास सिस्टम का। देखिए बेटे, इसके पीछे एक और थ्योरी भी है विच एक्सप्लेन्स अस द सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट इन डिटेल। वो थ्योरी क्या है, वो ये कहती है कि बेटा जो भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, देखिए सबसे पहले सेंटर ऑफ मास ढूंढने के लिए किसी भी बॉडी का हमको कोई रेफरेंस सिलेक्ट करना पड़ता है। वो रेफरेंस को देख के ही हम लोग उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। जैसे मैंने ये रिजिड बॉडी ली थी तो इसका रेफरेंस मैंने सिलेक्ट किया था ओरिजिन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का जो ओरिजिन है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का जो ओरिजिन है उसको रेफरेंस सिलेक्ट करके फिर मैंने सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकाले थे। अब बेटे इसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे थे। m1, देखो m1 r1 वेक्टर को कहते हैं मास मोमेंट, दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ मास। m2 r2 वेक्टर को भी क्या कहेंगे, मास मोमेंट। इन जनरल मास मल्टीप्लाइड बाय द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द रेफरेंस इज कॉल्ड मास मोमेंट। जितना सेंटर ऑफ मास का मोमेंट है, जितना सेंटर ऑफ मास का मोमेंट है अबाउट द सिलेक्टेड रेफरेंस, दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल पॉइंट मासेस। तो इससे देखिए क्या मतलब, यहां पे सेंटर ऑफ मास है, यहां पे टोटल मास बॉडी का कंसंट्रेटेड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कोऑर्डिनेट है r सेंटर ऑफ मास। तो m इंटू आर सी एम वेक्टर क्या हो गया, दिस इज मास मोमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। मास मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल मास मोमेंट्स। वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल मास मोमेंट्स क्या है, m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर प्लस m सो ऑन करते करते mn rn वेक्टर। तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास r सी एम वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर
प्लस m2r2 वेक्टर प्लस सो ऑन करते करते बेटे mn वेक्टर होल अपॉन क्या चीज, टोटल मास कितना है m1 प्लस m2 सो ऑन अप टू mn। सो ये मास मोमेंट का कंसेप्ट यूज किया हमने और इट इज द इजीएस्ट वन। तो बेटा अब आपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे। एक तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरा x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस सो ऑन mn(xn) होल अपॉन क्या चीज बेटे m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन mn, और y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1y1 प्लस m2y2 प्लस सो ऑन mn(yn) होल अपॉन क्या चीज m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन अप टू mn। ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक प्रॉब्लम करेंगे बेटा छोटी सी। देखिए we will just discuss a small problem, a few problems on these particular concepts, point masses के concept पे। तो बेटा problem 1 देखिए, we are having a square, given a square 15a by 20, this is equal to 3a by 4, this is equal to 3a by 4। आप देखिए सेंटर ऑफ मास कितने पे आया 0.75 a पर, सेंटर ऑफ मास कितने पे आया 0.75 a पर, यानी कि ये 0 0 है तो यहां से कितना चला गया 15 किलो की तरफ को चला गया 0.75 a, that is 3 by 4 a comma 0, this is the position of center of mass। Now we will discuss center of mass for a rigid body having continuous distribution, Now देखिए कोई रिजिड बॉडी हो हमारे पास, रिजिड बॉडी हमने डिस्कस किया था जिसमें कई सारे पॉइंट मासेस होते हैं, दैट वी कॉल एज ए रिजिड बॉडी, और जिसमें जिस रिजिड बॉडी में जो पॉइंट मासेस हैं वो बहुत करीब हैं, बहुत ज्यादा नजदीक हैं, ऐसी जो रिजिड बॉडी होती है उसमें मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। द मास इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैन बी either along length, either along surface or along the volume। तीन जगहों पे ही मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, तीन तरह की बॉडीज में ही मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, और वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, या सरफेस में है, या वॉल्यूम में है डिस्ट्रीब्यूशन। सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दैट आर पॉसिबल इन ए रिजिड बॉडी। और अब हम पढ़ेंगे कि ऐसी बॉडीज का हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, अगर वो 3 डायमेंशनल है तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। सो बेटा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आई विल कंसीडर ए लाइन, ये लाइन मैंने कंसीडर की, इस लाइन की लेंथ है l, सपोज कीजिए लाइन की लेंथ है l, जो लाइन है इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, इसकी थिकनेस लेट अस से इट इज नेग्लिजिबल, इसका मास है m। सपोज कीजिए वी वांट टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ लेंथ l एंड हैविंग अ टोटल मास m। नाउ देखिए ये मास कैसा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो वी कैन नॉट ट्रीट इट एज वी वर अर्लियर डूइंग पॉइंट मासेस। नाउ देखिए अब हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सबसे पहले एक रेफरेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेट अस से आई टेक दिस एज द रेफरेंस, तो रेफरेंस हो गया 0 0, ये हो गया ओरिजिन और ये हमारा रेफरेंस हो गया।
अब आप देखिए इस पे लेट अस सपोज दैट वी टेक ए स्मॉल वेरी स्मॉल लेंथ, वी कट ए वेरी स्मॉल लेंथ, और ये लेंथ की जो थिकनेस है वो थिकनेस है dx. We take that thickness as dx and let us say that it is at a distance x from the origin, from the reference it is at a distance x. Now जब भी mass continuous distribution में होता है या distribution में होता है, then how do we treat the problem? We treat the problem by breaking the whole interval into very small parts, or we divide the section into a number of small parts and then integrate over the entire section. Because we need point masses, so a small section that you have cut can be treated as a point mass. ये जो हमने छोटा सा सेक्शन काटा है इसको हम कैसा ट्रीट कर सकते हैं, इसको हम पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं. वी कैन ट्रीट दिस एज ए पॉइंट मास. अब आप देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसका मास सपोज कीजिए dm है, सपोज कीजिए इसका मास dm है, तो dm किसके बराबर हो जाएगा, dm मास पर यूनिट लेंथ कितना हो गया, m बाय l, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, इनटू यदि आप dx कर दोगे तो ये क्या आ गया, स्मॉल मास dm, दिस इज द मास dm ऑफ दिस पर्टिकुलर स्मॉल सेक्शन विच वी आर ट्रीटिंग एज ए पॉइंट मास. इसका मास मोमेंट निकाल लो अबाउट द ओरिजिन, इसका मास मोमेंट निकाल लो अबाउट द ओरिजिन, तो इसका मास मोमेंट अबाउट द ओरिजिन विल बी इक्वल टू, वेल this will be small, let's say mass moment we did write here, mass moment that is equal to dm into x. So dm m by l into x into dx. We have just substituted the value of dm here and this is the mass moment. Now as you know from the formula that x coordinate of center of mass is summation mx whole upon summation m, that is total mass. तो अब देखिए बेटा, ये आपके पास हमने क्या निकाला, इसको पॉइंट मास ट्रीट कर रहे हैं हम लोग, तो अब हमने क्या करना है, वी वांट टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज एक्स सेंटर ऑफ मास. आपने ओरिजिन यहां पे सिलेक्ट किया है, तो आप 0 से लेके L लेंथ तक ऐसे सेक्शन काट सकते हैं. ये जो सेक्शन है डीएम मास के 0 से लेके L लेंथ तक काट सकते हैं. तो बेटा अब आपने x सेंटर ऑफ मास निकालना है, यानी x कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा, क्योंकि जो भी सेंटर ऑफ मास आना है वो इसी लाइन पे आना है, तो y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा क्योंकि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है मास का. तो बेटे x सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू इंटीग्रल, कहां से कहां तक, x वेरी कर रहा है 0 टू L dm इंटू एक्स, m बाई एल एक्स इंटू dx ओवर इंटीग्रल x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू L m बाई एल मास पर यूनिट लेंथ, dm है ना, dm तो dm हो जाएगा बेटे इंटू एक्स इंटू dx, m बाय एल इंटू dx. ये क्या हो गया, समेशन ऑफ टोटल dm, ये हो गया इंटीग्रल dm, बेसिकली दिस इज इंटीग्रल dm की वैल्यू हमने यहां पे रख दी है और ये आ गया ये. अब आप देखिए बेटा, इसको जरा इंटीग्रेट करेंगे अब, तो m बाय एल तो कांस्टेंट है ऊपर, x का इंटीग्रल कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू की लिमिट्स क्या है, 0 टू L, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये देखिए ये बेटा कितना हो जाएगा, L स्क्वायर बाय टू माइनस 0, ये आ गया. नीचे क्या आ जाएगा बेटे, देखो m बाय एल तो कांस्टेंट, x आ गया, x का इन लिमिट्स क्या है, L और 0, तो m बाय एल इंटू L, तो m बाय एल इंटू L. So this will be equal to what? ये देखिए बेटा, अब ये L और ये L, एक L कैंसिल, ये हो गया ml बाय 2 और नीचे आ गया बड़ा M, तो ये आ गया कितना बेटे, फाइनली L बाय 2. यानी कि अगर एक रॉड है हमारे पास जिसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द लेंथ और उसकी लेंथ L है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, एग्जैक्टली इन द मिडल, दैट इज एट
L/2। तो यहां पे मैं सेंटर ऑफ मास मार्क करूंगा, ये आ गया। सपोज कीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, L/2, 0, L/2, 0। So this is how we can solve problems based upon center of mass. Now we will discuss center of mass of some peculiar figures. कुछ peculiar figures का center of mass देखेंगे कहां पे लाई करता है। Now line distribution की बात करी, एक सर्कल है, सर्कुलर रिंग। तो सर्कुलर रिंग है हमारे पास, इस सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, एग्जैक्टली एट द मिडल, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज एट द सेंटर ऑफ सर्कल। एक बेटा है हमारे पास, ये हमने बात करी लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की ही अभी। अब एक मेरे पास, अब मैं बात करूंगा सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन वाली एंटिटीज की। सपोज मेरे पास एक रेक्टेंगुलर लैमिना है, रेक्टेंगुलर लैमिना, लैमिना व्हेन वी से इट इज ए सरफेस। लैमिना वो होता है जिसको हम सरफेस कहते हैं और जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल ट्रीट कर सकते हैं, जिसकी दो ही डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेड्थ। नाउ देखिए लेंथ और ब्रेड्थ। अब आप देखिए अगर हमने इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स गिव्स अस द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रेक्टेंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। अगर स्क्वायर की बात की जाए बेटे, तो स्क्वायर अगर मान लीजिए ए साइड का है, साइड की लेंथ ए है, तो आप देखिए बेटे इसका भी सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। और अगर आप एक ट्रायंगुलर लैमिना की बात कर रहे हैं, सपोजिंग यू आर टॉकिंग अबाउट ए ट्रायंगुलर लैमिना, तो एक ट्रायंगल है बेटे हमारे पास, तो ट्रायंगल में सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है, जहां पे डायगोनल्स मीट करते हैं, यानी सेंट्रॉइड पे। एंड यू नो दैट centroid lies at 1/3 of the height, at 1/3 of the height from the base and 2/3 from the top vertex. So centroid पे लाई करता है किसका सेंटर ऑफ मास, एक ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास। तो ये हमने कुछ पर्टिकुलर शेप्स की। अब देखिए एक और शेप है, दैट इज ए डिस्क। अगर हमारे पास डिस्क हो जिसमें कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो मास का, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, एट द मिडल, एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, एट द सेंटर ऑफ द डिस्क इट विल लाई। नाउ कुछ ऐसी एंटिटीज होती हैं जिनमें वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होती है मास की, तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में कहां कहां सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, वी विल बी डिस्कसिंग दैट नाउ। अगर हमारे पास एक हॉलो स्फीयर हो, ये अगेन दिस इज सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, हॉलो स्फीयर इज अगेन सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हॉलो स्फीयर हो, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सॉलिड स्फीयर हो, ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, एग्जैक्टली एट द सेंटर, एग्जैक्टली एट द सेंटर। क्यूब है, अगर हमारे पास एक क्यूब है, तो क्यूब का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, एट द ज्योमेट्रिक सेंटर। ज्योमेट्रिक सेंटर मींस जहां पे 3 डायमेंशनल डायगोनल्स मीट करते हैं, जैसे इसका डायगोनल और ये वाला डायगोनल, ये जहां पे मीट करेगा, दैट विल बी द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए क्यूब। आइडेंटिकल फॉर ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का सेंटर ऑफ मास भी कहां पे लाई करेगा, उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, दैट इज जहां पे 3 डायमेंशनल डायगोनल्स मीट करेंगे, वो पॉइंट क्या होगा, दैट विल बी द पॉइंट एट विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए क्यूबॉइड विल बी लोकेटेड। और ये हम कैसे क्यूबॉइड मान रहे हैं, सॉलिड क्यूबॉइड मान रहे हैं, दे आर नॉट एम्प्टी। तो इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है मास, दिस इज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर हो, सपोज सॉलिड सिलेंडर है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, एग्जैक्टली हाइट के हाफ पे, ऑन दी एक्सिस। एक्सिस कौन सा होता है, जो सर्कल्स के 2 सर्कल है सिलेंडर के, उनसे उन पास करता हुआ और परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ द सर्कल जो लाइन निकलती है, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो एक्सिस पे हाफ हाइट पे, यानी मिडल में, एक्सिस के सेंटर पे क्या लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिलेंडर। अब देखिए अगर हमारे पास कोन हो, सपोजिंग वी आर हैविंग ए कोन, अगर हमारे पास कोन है, ये कोन है और लेट्स से दिस इज द height of the cone is h, then the center of mass will lie at a distance of h by 4
1/4 ऑफ द हाइट फ्रॉम द बेस, यहां पे क्या लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कोन। तो ये डिफरेंट हमने वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट तरह से हमने देखा कि कहां कहां सेंटर ऑफ मास लाई करता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में। Now we will be discussing another problem, that is, अगर बेटे आपके पास सेमी सर्कुलर रिंग आ जाए, सपोजिंग यू आर हैविंग ए सेमी सर्कुलर रिंग, तो सेमी सर्कुलर रिंग है और ये इसका बेटे सेंटर है, सेंटर कहां है, ओ पर। तो अब पहले तो सेंटर ऑफ मास ओ पे था जब पूरा रिंग था, अब क्या हो गया है, रिंग इज सेमी सर्कुलर नाउ। Suppose the radius of the ring is r. Suppose the radius of the ring is r. Now we wish to find out the position of center of mass of this particular problem, this particular ring. हम क्या निकालना चाहते हैं, इसके पोजीशन निकालना चाहते हैं सेंटर ऑफ मास की। तो अब देखिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने के लिए लेट अस सिलेक्ट ए रेफरेंस। तो रेफरेंस क्या सिलेक्ट करते हैं, रेफरेंस सिलेक्ट करते हैं, let us say this O point, that is the center of this semicircular arc, we take it as the center, और ये semicircular ring है बेटे। तो अब रिंग का मास सपोज m है, जो semicircular ring हमारे को दिया हुआ है उसका मास m है। अब आपको ये पता है कि ये लेंथ कितनी होगी, इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी होगी, तो ये लेंथ आपको पता है, दिस विल बी पाई इंटू आर, दिस इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। देखिए कंप्लीट सर्कुलर की सरकमफ्रेंस, कंप्लीट सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, और ये क्या है, ये इन हाफ सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होगी यानी जो रिंग की लेंथ होगी दैट विल बी पाई इनटू आर, सो आई एम सेइंग दिस एज एल। तो अब आप देखिए बेटा, दी नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पर्टिकुलर रिंग, सो आई ट्रीट दिस एज द एक्स एक्सिस और इसको मैं ट्रीट करता हूं बेटे वाई एक्सिस, आई ट्रीट दिस एज द वाई एक्सिस। अब आप क्या कीजिए, इसमें सपोज कीजिए वी कट ए वेरी स्मॉल पर्टिकुलर स्मॉल पोर्शन, बहुत छोटा सा पोर्शन एक काटते हैं और इसका लेंथ है dx, इसका लेंथ है dx, हमने एक बहुत स्मॉल पोर्शन काटा जिसका लेंथ है dx, और लेट अस से दैट दिस dx पोर्शन सबटेंड्स एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस, सबटेंड्स एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस। और आप देखिए बेटा ये जो एंगल है स्मॉल एंगल सबटेंडेड बाय dx, let us say that angle is d theta, let us say that angle is d theta. Now now you can calculate what, you can calculate the mass moments, mass moments। तो अब ये स्मॉल मास कितना होगा, let us say this mass is dm, so dm किसके बराबर होगा बेटे, dm will be equal to mass per unit length into dx, into dx. So this is dx is what, dx is the length here, now dx is the length here। अब आप देखिए बेटे, now अगर मैं इस मास को कंसीडर करूं तो इसका x एक्सिस पे क्या दूरी है और y एक्सिस पे क्या दूरी है, वी कैन चेक अप दैट। तो देखिए बेटा ये x पे सपोज कीजिए, x पे ये लेंथ है, ओरिजिन से ये लेंथ हुई x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे क्या लेंथ है, y एक्सिस पे ये लेंथ है बेटे, y एक्सिस पे ये लेंथ है। नाउ y अपॉन r, ये भी रेडियस है बेटे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, y अपॉन r इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू r टाइम्स साइन थीटा। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक सच मासेस ओवर द इंटायर लेंथ, पूरी लेंथ पे इस तरह के मास dm काट सकते हो आप, और उन सब का क्या ले सकते हो, यू कैन टेक देयर मोमेंट्स, यू कैन टेक देयर मोमेंट्स। तो अब आप देखिए उनके मोमेंट्स हम क्या करेंगे, एक का मोमेंट निकाल के बाकियों के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन यूज करेंगे, एंड वी कैन फाइंड द y कोऑर्डिनेट फॉर द सेंटर ऑफ मास, वी कैन फाइंड द y कोऑर्डिनेट फॉर द सेंटर ऑफ मास। तो अब आप देखिए ये तो dm है, ये अब देखिए dx को क्या लिख सकते हो, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस टाइम्स एंगल, सो dx इज इक्वल टू बेटे r अपॉन dx इज इक्वल टू r इंटू d थीटा,
सो dx इज इक्वल टू r इंटू डी थीटा। अब बेटा देखो dx हो गया r इंटू डी थीटा, तो यहां पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा r डी थीटा, यहां से यहां पे सब्सटीट्यूट करा तो ये क्या हो गया m अपॉन पाई इंटू डी थीटा। दिस इज स्मॉल मास। नाउ वी विश टू कैलकुलेट पोजिशन ऑफ y सेंटर ऑफ मास, y coordinate of center of mass. Y coordinate of center of mass is obtained by integrating what, y into dm, ये क्या आ गया मास मोमेंट अबाउट y अपॉन टोटल इंटीग्रल dm, अपॉन इंटीग्रल dm। अब बेटा इसको हम क्या करेंगे, लिमिट्स डाल के और थीटा की टर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, क्योंकि ये इंटीग्रल थीटा की टर्म्स में ही कैलकुलेट होना है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे आप बेटा। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब लिमिट्स बाद में डालूंगा मैं, y dm है तो dm कितना है बेटे m अपॉन पाई डी थीटा, dm इज दिस मच, m अपॉन पाई इंटू डी थीटा इंटू y कितना है बेटे r इंटू साइन थीटा, इसको रब कर देता हूं r इंटू साइन थीटा, y dm, तो dm ये है बेटे और y की वैल्यू वो है, वेयर थीटा किसी भी ओरिएंटेशन पे, थीटा इज एनी ओरिएंटेशन, डीएम यहां काटते तो थीटा बदल जाता, थीटा वेरिएबल है। तो अब आप देखिए ये तो हुआ इंटीग्रल मास मूवमेंट्स का। अब थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, यहां से थीटा यहां तक वेरी कर सकता है, यानी 0 से स्टार्ट करके कितना 180 तक, सो 0 टू पाई, थीटा कैन वेरी फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन इंटीग्रल डीएम, सारे डीएम को जोड़ोगे बेटे तो क्या आ जाएगा टोटल मास आ जाएगा, सारे इंटीग्रल डीएम है तो सारे डीएम जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा टोटल मास आ जाएगा सेमी सर्कुलर रिंग का, तो नीचे क्या आ गया बेटे m। अब आप देखिए दिस कैन बी रिटन एज m से m तो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज m इज कांस्टेंट, और r अपॉन पाई बाहर आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, r अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू पाई, इंटीग्रल 0 टू पाई साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो ये कितना आ जाएगा बेटे r अपॉन पाई साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस थीटा, सो माइनस कॉस ऑफ थीटा फ्रॉम 0 टू पाई, माइनस कॉस ऑफ थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। अब ये देखिए बेटा ये कितना हो जाएगा r अपॉन पाई माइनस बाहर आ गया, ठीक है, माइनस r अपॉन पाई इंटू कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई होता है बेटे -1 और कॉस 0 होता है 1, तो -1 -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर क्या आया 2r बाय पाई, आंसर इज 2r बाय पाई। सो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया सेंटर ऑफ मास का, यहां से बेटा y है लगभग कितना 2r बाय पाई, y इज 2r बाय पाई, ये तो आया y कोऑर्डिनेट। अभी हमें क्या निकालना है x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मास मोमेंट्स हैं अबाउट दी x कोऑर्डिनेट, अबाउट दी x एक्सिस यू विल हैव टू कैलकुलेट। तो मास मोमेंट्स किसके लिए कैलकुलेट करने पड़ेंगे, x dm कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। उसके लिए बेटा देखो क्या करेंगे, नाउ y कोऑर्डिनेट तो आपने ढूंढ लिया, x कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए यू विल हैव टू फाइंड आउट x सेंटर ऑफ मास will be equal to integral x into dm over integral dm, integral x into dm over integral dm। सो बेटा यहां पे देखिए क्या करेंगे अब आप, इंटीग्रल x कितना हो जाएगा, x इज r cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos ऑफ थीटा, तो x इज r cos थीटा, सो बेटा r cos थीटा इंटू m अपॉन पाई इंटू डी थीटा। बेटे किसकी मैंने वैल्यू डाल दी, किसकी मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, किसकी डीएम की और एक्स की, तो ये हो गया, ये किसको कहां से थीटा कहां से वेरी करेगा 0 से लेके पाई तक बेटे, अपॉन इंटीग्रल डीएम कितना हो जाएगा टोटल मास, दैट इज कैपिटल एम। अच्छा बेटे अब देखो ये हो गया, नाउ यहां पे आप क्या करो m और m तो कैंसिल हो गया, r अपॉन पाई
r upon pi इंटीग्रल 0 to pi cos of theta into d theta। सो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटे, r अपॉन पाई cos थीटा का इंटीग्रल कितना होता है, sin थीटा, sin थीटा फ्रॉम 0 to pi। तो ये क्या हो जाएगा बेटे, sin 180 माइनस sin 0। sin 180 कितना है, 0, और sin 0 0, तो ये रिजल्ट कितना आ गया, 0। यानी x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का कितना है, 0, और y कोऑर्डिनेट कितना है, 2r ओवर पाई। तो एक अगर सेमी सर्कुलर रिंग है आपके पास, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहां, y एक्सिस में शिफ्ट हो जाएगा, कितना, 2r बाय पाई, और x कोऑर्डिनेट अनचेंज रहेगा अगर आपने ओरिजिन किसको सिलेक्ट करा है, सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क को, यदि आप ओरिजिन सिलेक्ट करते हैं। तो ये बेटे ये हमने डिस्कस किया। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग फॉर ए डिस्क। अगर हमारे पास एक डिस्क हो, सेमी सर्कुलर डिस्क हो, बेटे कंप्लीट डिस्क का तो पता है आपको, सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करता है, एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द डिस्क। अगर आपके पास सेमी सर्कुलर डिस्क हो, ये देखिए सेमी सर्कुलर डिस्क, अब इसमें ओरिजिन अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं बेटे, यदि आप ओरिजिन इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसमें सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, इसमें सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास देखिए बेटे, अगर ये एक्स एक्सिस मानते हो, ये वाई एक्सिस मानते हो, रेडियस ऑफ डिस्क यदि आर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और वो कितना शिफ्ट होगा, देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा अगर आपने रेफरेंस किसको सिलेक्ट किया है, सपोजिंग यू हैव सिलेक्टेड द रेफरेंस एज सेंटर ऑफ द डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, तो ये कहां चला जाएगा, 4r ओवर 3 पाई। ये रिजल्ट हम डायरेक्ट ही नोट कर रहे हैं बेटे, इसकी डेरिवेशन की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। डिराइव करना चाहें तो इसका भी इंटीग्रेशन से ही डेरिवेशन है। यू कैन कट ए नंबर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग्स, बहुत सारे सेमी सर्कुलर रिंग्स कट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, उनके मोमेंट्स को एड अप कर सकते हैं, सम अप कर सकते हैं, तो देन यू विल गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो y में कितना शिफ्ट हो गया सेंटर ऑफ मास, 4r ओवर 3 पाई इज दी शिफ्टिंग। नाउ ये हमने डिस्कस कर लिया स्पेशल आर्टिकल्स और कई सारे बॉडीज के सेंटर ऑफ मास डिस्कस किए। अब हम कुछ सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड स्पेशल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में विच आर हैविंग ए वेरी गुड इंपॉर्टेंस। तो हम कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे बेस्ड अपॉन सेंटर ऑफ मास। तो अब आप देखिए सेंटर ऑफ मास स्पेशल प्रॉब्लम्स। नाउ एक बड़ी पेक्यूलियर प्रॉब्लम है, उसमें क्या है कि आप मास ऐड नहीं कर रहे हैं, यू आर रिमूविंग ए मास। अगर मास रिमूव करते हो तो मास मोमेंट जो हो जाता है वो सब्ट्रैक्ट होता है। तो अब हम देखिए, वी आर डूइंग ए वैरायटी, वी विल बी डूइंग ए वैरायटी ऑफ स्पेशल प्रॉब्लम्स अपॉन सेंटर ऑफ मास। तो देखिए इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है बेटे, एक डिस्क है मेरे पास दी हुई, डिस्क का रेडियस r है, सेंटर डिस्क का O है। नाउ अब हम इससे एक छोटी डिस्क काट रहे हैं, और उस छोटी डिस्क का जो डायमीटर है वो r के बराबर है। इस डिस्क से, इस बड़ी डिस्क से हम लोग एक छोटी डिस्क काट रहे हैं, निकाल रहे हैं, जिसका की डायमीटर कितना है, r है। तो सपोज कीजिए आपने यहां से बेटा ये r, नाउ यहां से आपने r रेडियस का, r डायमीटर का डिस्क काट दिया। इसका देखिए ये इसका रेडियस r है, तो ये डायमीटर कितना है, r ही हुआ, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना हो गया डिस्क का, r/2, यानी r/2 रेडियस की डिस्क आपने एक r रेडियस की डिस्क से काट ली। अगर आपकी ओरिजिनल डिस्क का मास बड़ा m था, ठीक है, ओरिजिनल डिस्क का मास बड़ा m था, आपने पता करना है कि अब ये पोर्शन निकालने के बाद सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाएगा। देखो बेटे, जब कंप्लीट डिस्क थी तो सेंटर ऑफ मास कहां पे था, एग्जैक्टली एट द मिडल। अब आपने जब इसमें से कुछ पोर्शन बाहर निकाल दिया तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। अब क्यों, यहां पे तो मास रहा ही नहीं, यहां पे तो खाली हो गया, तो मास कितना शिफ्ट करेगा, मास किस तरफ शिफ्ट करेगा। सबसे पहला सवाल ये है, देखिए बेटे कॉमन सेंस की बात है, मास सिर्फ इतने रीजन में रह गया, ये वाले रीजन में मास रह गया, तो मास जो सेंटर ऑफ मास है
वो यहां से पीछे को शिफ्ट करेगा। अब ये हमने पता करना है कि वो पीछे को कितना शिफ्ट करेगा। वी वांट टू नोट दिस डाउन कि ये कितना पीछे को शिफ्ट कर जाएगा। उसके लिए बेटे आई डिसाइड दिस एज दी एक्स एक्सिस। सपोज कीजिए यहां पे शिफ्ट कर गया, वी डोंट नो हाउ मच दिस हैज शिफ्टेड, लेट्स से इट हैज शिफ्टेड बाय सम एक्स डिस्टेंस, स्मॉल एक्स डिस्टेंस, इट हैज शिफ्टेड। तो बेटा ये जो है ये नया पोजीशन हो गया किसका, सेंटर ऑफ मास का। सो दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो ये पोजीशन हम नेम कर देते हैं एज सी, नई पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इसके कोऑर्डिनेट सिलेक्ट कर लेते हैं 0,0। इसके कोऑर्डिनेट सिलेक्ट कर देते हैं 0,0। अब देखिए जो पोर्शन निकाला जाता है उसका मास मोमेंट अबाउट द सिलेक्टेड रेफरेंस हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कंप्लीट डिस्क मास मोमेंट। कंप्लीट डिस्क के मास मोमेंट से जो पोर्शन आपने निकाला है उसका मास मोमेंट आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए पहले आपके पास ये m था मास कंप्लीट डिस्क का, आपने सपोज कीजिए स्मॉल m मास की डिस्क जो है निकाल ली है, जो ये आपने पोर्शन निकाला है दैट इज ऑफ स्मॉल m मास। सो बेटा देखो नाउ m माइनस m मास, m माइनस दिस m, ये मास कहां पे एक्ट करेगा, एट सी पॉइंट। और इस पॉइंट को भी नेम कर दो बेटा, इस पॉइंट का नेम कर दो लेट्स से z। z पॉइंट पे कौन सा मास एक्ट करेगा, स्मॉल m। और o पॉइंट पे कौन सा मास एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ मास किसका है, बड़ा m। तो अब आप देखिए बेटे नाउ x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, अब यहां पे बड़ा m मास है, m इंटू पॉइंट ऑफ रेफरेंस से x एक्सिस में दूरी कितनी है, x, m इंटू एक्स माइनस क्योंकि अब मास मूवमेंट क्या है, ये तो कंप्लीट का है ना मास मूवमेंट, अब ये पोर्शन तो निकल रहा है तो इसका मास मूवमेंट मैंने बोला क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस m इंटू, अब देखो बेटे ये कितने डिस्टेंस पे है, ये x, और यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास है स्मॉल m, तो ये कितना हो गया यहां से, ये हो गया r/2, r/2। तो ये m इंटू एक्स प्लस r/2 होल ओवर कैपिटल M माइनस स्मॉल m, मास सब्ट्रैक्ट होना है। अब आप देखिए जो ये x सेंटर ऑफ मास है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है सेंटर ऑफ मास का, दैट इज 0। सो बेटा इसका मतलब ये 0 किसके बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस m इंटू एक्स, माइनस m इंटू एक्स, माइनस m इंटू एक्स, या ऐसे लिख लो बेटे अभी r/2, ये 0 के बराबर हो गया। तो अब आपने क्या ढूंढना है, यू वांट टू फाइंड आउट x, आपने तो x ढूंढना है। तो x ढूंढने के लिए क्या करोगे बेटा, ये m माइनस स्मॉल m इंटू एक्स माइनस m इंटू r/2, माइनस m इंटू r/2, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। सो बेटा x कितना हो गया, m इंटू r, इसको इधर ले आए, अपॉन 2 टाइम्स बड़ा m माइनस स्मॉल m। अब देखो बेटा ये हम r की टर्म्स में निकालना चाहते हैं सिर्फ, तो स्मॉल m और बड़ा m को एलिमिनेट करना चाहते हैं। अब वो आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, आपको पता है कि कंप्लीट डिस्क का मास कैपिटल M है, और m अपॉन m किसके बराबर हो सकता है, m कैन बी रिटन एज पाई r स्क्वायर, ये कितना माना है, रेडियस ऑफ द डिस्क इज r, कैपिटल R, तो पाई r स्क्वायर इंटू ये क्या हो गया, एरिया ऑफ द डिस्क इंटू थिकनेस ऑफ द डिस्क इज t, लेट से ये क्या आ गई, वॉल्यूम ऑफ डिस्क इंटू डेंसिटी विल गिव यू मास। तो डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है, जो पोर्शन निकला है उसकी डेंसिटी भी वही है, और जो पोर्शन निकला है उसकी थिकनेस भी वही है। तो अब आप देखिए बेटा ये हमने वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो स्मॉल m, जो स्मॉल m मास है, जो स्मॉल m मास है वो किसके बराबर हो जाएगा वो देखना है अब हमने। तो स्मॉल m x इज इक्वल टू, स्मॉल m को क्या लिखेंगे आप, पाई
अब स्मॉल m का रेडियस कितना है डिस्क का r/2, तो ये हो गया पाई r²/4, ये हो गया एरिया ऑफ डिस्क इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी रो इंटू बड़ा R अपॉन क्या चीज बेटे, टू टाइम्स m-m, m कितना है पाई r²t इंटू रो माइनस पाई r²/4 इंटू टी इंटू रो। अब इसको सॉल्व कर देंगे बेटे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप देखिए, ऐसा कीजिए पाई टी रो, पाई r²t रो, ये कॉमन ले लीजिए, पाई r²t रो कॉमन ले लीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर से भी और नीचे से भी। तो क्या बचा हमारे पास बचा बेटे r/4, न्यूमरेटर में बचा r/4 ओवर 2 टाइम्स 1 माइनस 1/4, तो ये कितना हो गया बेटे r/4 अपॉन 2 टाइम्स 3/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल, ये कितना हो गया बेटे r/6, यानी कि 1/6 रेडियस पीछे सरक गया, क्या सेंटर ऑफ मास, इट हैज शिफ्टेड बाय r/6। यदि डिस्क का रेडियस होता 6 सेंटीमीटर तो सेंटर कितना शिफ्ट कर जाता, अगर आप 3 सेंटीमीटर रेडियस की डिस्क काटते तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट कर जाता, बाय 1 सेंटीमीटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और y कोऑर्डिनेट पे कोई असर नहीं होता बेटे, ठीक है जी। नाउ दिस इज we have done a problem when we have cut out a small portion from a disk.